स्वागत है आप लोग का यूपीएससी मेंटर ग्रुप पे। अभी हम लोग पांचवें वीडियो का रिवीजन कर रहे हैं, अर्थात पांचवें लेक्चर का। ठीक है, तो लेक्चर में रिवीजन जो करना है बेसिकली हमारा ये है कि यहाँ पे प्री में क्वेश्चन लेक्चर से क्या पूछे जा सकते हैं वो हम बता रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे साथ ही साथ मेंस के क्वेश्चन प्रोबेबल क्या बन सकते हैं या क्या डायमेंशन ले सकता है उसको डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए आइए देखते हैं कि पांचवें लेक्चर में क्या क्या है। तो आर्टिकल 352 किससे रिलेटेड है? नेशनल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड है। इसमें ऐसा है ना कि तीन आधार पे नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। पहला क्या है कि युद्ध हो जाए कोई, दूसरा क्या है बाह्य आक्रमण हो जाए, ठीक है, और तीसरा आधार दिया गया है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का आधार दिया गया, अर्थात इससे पहले 44वें संविधान संशोधन में 44वां जो था 44वें संविधान संशोधन में यहाँ पे था पहले 44 से पहले था आंतरिक विद्रोह। क्या था? आंतरिक विद्रोह। तो आंतरिक विद्रोह को बदल के क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया। तो ध्यान रखना 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां 1978 में हुआ था। दो बदलाव किए गए। जो आंतरिक अशांति की था ना, आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया, जो हमने बताया कि नेशनल इमरजेंसी 3। ठीक है, और दूसरा क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे जरूरत होता है। अच्छा, ये भी जान लो कि नेशनल इमरजेंसी कब तक लागू रहती है? 1 माह तक लागू रहती है। अगर संविधान संसद 2 माह के अंदर भीतर अगर अनुमोदन कर दे तो 6 माह करके अनंत काल तक लग सकता है। 2 माह के अंदर अनुमोदन करना है, ठीक है ना, लेकिन लागू कितना रहता है? 1 माह तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। समाप्ति कैसे किया जाता है? तो राष्ट्रपति घोषणा करता है, राष्ट्रपति वापस ले सकता है। संसद अनुमोदन न किए जाने पे 2 माह होता है ना कि 2 माह पे अनुमोदन होना चाहिए, अगर नहीं अनुमोदन करेगा तो वापस कर लेगा। क्योंकि ये रिवीजन कर रहे हैं तो हम थोड़ा फास्ट बोलेंगे, तो आप लोग अगर बहुत आराम से सुनना है तो पीछे वाले लेक्चर जो है आराम से सुनिए और उसको एनालिसिस करिए। ये सिर्फ रिवीजन है कि जो पढ़ चुके हैं फिर से रिवाइज कर रहे हैं। और इसमें लोकसभा क्या है? साधारण बहुमत से समाप्ति कर सकता है नेशनल इमरजेंसी की। तो 3 आधार पे हो सकता है कि लोक संसद क्या करे? अनुमोदन न करे, राष्ट्रपति वापस ले ले, और लोकसभा साधारण बहुमत की घोषणा से समाप्ति कर सकता है लोकसभा। अब आ जाओ प्रभाव के मतलब नहीं है। प्रभाव में बस ये ध्यान रखना कि लोकसभा का कार्यकाल कितने एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी कितना? 6 माह। ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि 356 कब लगाया जाता है? जब किसी राज्य में ऐसा प्रतीत होता है कि शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पे इसे 356 लगाया जाता है, जिसे आम भाषा में हम लोग राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। देखो, ये क्या होता है? राष्ट्रपति शासन घोषणा के 2 माह तक लागू रहता है। 2 माह तक। अगर 2 माह के भीतर संसद अनुमोदन कर देता है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। कितने महीने तक? 356 लागू रहता है ये 6 माह तक। अगर 6 माह से बढ़ाना है तो 3 सदस्य एक समिति की सिफारिश पे ही आगे बढ़ाया जा सकता है। सॉरी, मैं अलग कनेक्ट कर गया कि अगर 6 माह से आगे बढ़ाना है तो 2 शर्त हैं। 2 शर्त क्या है? कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना चाहिए, नेशनल इमरजेंसी होगा तभी 6 माह से आगे फिर बढ़ाना होगा तो बढ़ेगा, और नहीं तो इलेक्शन कमीशन बोले कि चुनाव करवाना असंभव है इन परिस्थितियों में, तब जाके 6 महीना से आगे दूसरी बार में हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। लेकिन 356 या राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम कब तक लग सकता है? ये हमारा लग सकता है मैक्सिमम लग सकता है 3 वर्ष तक। ठीक है, कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। अब आ जाओ राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समाप्ति कैसे किया जाता है? राष्ट्रपति घोषणा करता है तो वापस ले ले। संसद द्वारा अनुमोदन जो बताया 2 महीना में अगर ना करे तो भी क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। और शर्तें ना पूरी, और 2 शर्तें बताया कि नेशनल इमरजेंसी अगर बढ़ाना है 6 माह से ऊपर बढ़ाना है दूसरी बार तो नेशनल इमरजेंसी लगा होना चाहिए, चाहे इसी बोलते कि ऐसा संभव नहीं है। और एस आर बोमई केस ने बोला कि न्यायालय भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा को समाप्त कर सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस आर बोमई केस, ठीक है ना। अब किसने बोला? अंबेडकर ने बोला था 356 को डेड लेटर या मृत शब्द किसने बोला था? ये अंबेडकर ने बोला था, ठीक है ना। अब आ जाओ अभी तक कितने बार लागू हुआ है? तो 116 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। पहली बार कहाँ लागू हुआ? तो 1951 में पंजाब में, या पेप्सू हो तो पेप्सू मारना, ठीक है।
तो यहाँ लागू हुआ, सबसे ज्यादा अधिक बार कहाँ लागू हुआ, 10 बार लागू हुआ यूपी में, और दूसरे नंबर पे है बिहार, सटे सटे, ठीक है ना। और बस प्री के लिए इतना ही है। अब एस आर बोमई केस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये तर्क जरूर देना है जब भी 356 का बात उठता है, तो एस आर बोमई केस जरूर लिखना, ठीक है ना। अब आ जाओ वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल के अंदर क्या होता है कि अगर वित्तीय साख या वित्तीय स्थिरता पे कोई खतरा आ जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, वित्तीय आपातकाल घोषणा करता है। तो 2 माह के भीतर अगर संसद अनुमोदन कर दे तो ये घोषणा तब तक लागू रहती है जब तक इसे राष्ट्रपति वापस न ले, मतलब अनंत काल तक। ऐसा नहीं है कि इसमें 6 माह रहेगा, अनंत काल तक ये भी लागू रह सकती है। नेशनल इमरजेंसी भी अनंत काल, लेकिन 356 की बात बोला, वो मैक्सिमम 3 वर्ष हो सकता है, लेकिन एक बार में 6 माह ही हो सकता है। दूसरी बार में 6 माह हो से ऊपर बढ़ाना है तो 2 शर्त रखा था। 2 शर्त रखा था, कौन कौन, कि नेशनल इमरजेंसी लगा हो, और दूसरा क्या बताया, दूसरा दूसरा नेशनल, पहला बताया नेशनल इमरजेंसी, और दूसरा बताया इसी के कि इलेक्शन कमीशन बोल दे कि चुनाव कराना संभव नहीं है, ठीक है। तो दोनों सदन से अलग अलग 2 माह के भीतर क्या हो, साधारण बहुमत से अनुमोदन हो जाए तो 356 होगा। अच्छा, 332 में कौन से बहुमत से करना पड़ेगा अगर 352 लगाना है, साधारण की विशेष बहुमत, ये बताना है आपको, कमेंट करके बताइएगा। प्रभाव में देखो, प्रभाव तो मीन्स के लिए लिखा है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। आलोचना भी मीन्स से, तो जब भी आलोचना की बात करेंगे तो इसमें हमने बता ही रखा है, इसको डिटेल में बताने की नहीं। राष्ट्रपति की स्थिति, ये ध्यान रखना कि प्रेस मेंस में जब भी राष्ट्रपति की स्थिति पूछे तो आप राम कथा मत लिखना। स्थिति मतलब स्थिति की क्या पोजीशन है, ऐसा ब्रिटिश की तरह एकदम बिल्कुल हलवा ना मात्र का मतलब बिल्कुल रबड़ स्टंप है, कि यूएस की तरह बिल्कुल तानाशाही भी हो सकता है या ताकतवर है, यूएस की तरह ताकतवर है। तो ध्यान रखना कि भारत के राष्ट्रपति ना ब्रिटेन की तरह रबड़ की मोहर है, और ना यूएस की तरह बहुत ताकतवर है, मध्य की स्थिति रखता है। ऐसा ही कुछ बोल दे कि ब्रिटेन भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट के समान ना रबर स्टैम्प की तरह काम करता है, ना यूएसए के राष्ट्रपति के समान ताकतवर है, इसके मध्य की स्थिति रखता है, इसकी विवेचना कीजिए। हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने बताया था कि राष्ट्रपति की स्थिति में हमेशा विवरण देना है, एक तो 74(1) का विवरण देना है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा, ठीक है ना। और इसमें जो भी रबर स्टैम्प की कहानी बताया था वो मेंस के लिए, प्री में तो आएगा नहीं। राष्ट्रपति की स्व विवेक की शक्तियां क्या है, गवर्नर से कम है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति का या प्रेसिडेंट की जो विवेक शक्तियां, बहुत विवेक शक्तियां इसकी बहुत कम है। जैसे जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, ठीक है ना, जेबी वीटो का प्रयोग तो गवर्नर भी कर सकता है, प्रेसिडेंट भी कर सकता है, गवर्नर भी। तो ये स्व विवेक है, ठीक है ना। तो स्व विवेक ऐसे संविधान में राष्ट्रपति का कोई स्व विवेक नहीं दिया गया, तो ये ध्यान रखना। आर्टिकल 78 के अनुसार क्या है, ये आर्टिकल 78 एक ऐसा है कि प्रेसिडेंट और पीएम के बीच में कनेक्टिंग लिंक के काम करता है ये आर्टिकल, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, क्यों कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है, कि अगर मंत्रिपरिषद का कोई निर्णय लिया तो प्रधानमंत्री क्या करेगा, इसके तहत प्रेसिडेंट को अवगत कराएगा, प्रेसिडेंट इसी के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पास कोई विषय को विचार करने के लिए भेज सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बहुमत प्राप्त न होना स्व विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तो स्व विवेक की एक यहाँ पे बात आ जाती है, लेकिन ये बताया नहीं गया है, ठीक है ना। ये तो उसका कर्तव्य है, कार्य है, या उसका निराकरण है अगर कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये रहा हमारा। अब आ जाओ राष्ट्रपति से रिलेटेड 63 उपराष्ट्रपति से है, सॉरी हमने राष्ट्रपति बोला, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, 63। योग्यता क्या है, जैसे राष्ट्रपति का है वही सेम है, बस यहाँ ध्यान रखना कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता है, वहां पे क्या है, संसद लोकसभा का, ठीक है ना। ठीक, निर्वाचन कैसा होता है, तो सेम प्रेसिडेंट की तरह होता है, जैसे पीछे बताया था वैसे ही होता है। कार्य शक्तियां के बारे में बोला ना कि इसमें प्री में पूछा जाता है, तो क्या उपराष्ट्रपति का कोई कार्य है, निर्धारित है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो अगर राष्ट्रपति ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और राज्यसभा का पदेन सभापति है, यही होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में उसे कोई कार्य निर्धारित नहीं है, ये ध्यान रखना वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट को वेतन जो मिलता है वो वेतन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में मिलता है कि किस रूप में, तो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उसको वेतन नहीं मिलता है, उसे पदेन सभापति होने के नाते वेतन मिलता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना।
ठीक है। कृत्रिम महानता का पद किसे कहते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट को कहते हैं। ठीक, कृत्रिम महानता का पद किसे बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो 74(1) के तहत। योग्यताएं क्या है प्रधानमंत्री के लिए? तो दो शर्तें हैं कि वो सांसद होना चाहिए या सांसद बनने की योग्यता होना चाहिए। तो सांसद हो या सांसद बनने की योग्यता रखता हो तब, और दूसरा क्या है कि लोकसभा का बहुमत विश्वास प्राप्त हो, तब वो क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है। कार्यकाल क्या होता है लोकसभा का? तो लोकसभा के जानते हो कार्यकाल विश्वास पर्यंत ही रहता है। अगर विश्वास गिर गया तो सरकार भी ढम। ठीक। शक्तियां, शक्तियां की बात करें तो प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्ति है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माण और जीवन और मरण का केंद्र है। तो क्यों है? मेंस का क्वेश्चन बन जाए और प्री में ये बता दे तो ये सही है। ठीक है। दूसरा हमने बताया कि जिस प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है, जैसे राज्यसभा का सदन है का सदस्य है, तो उस सदन का नेता माना जाता है। तो पूछा जाता है कि जैसे मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह ये राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है ना। तो उस सभा के, राज्यसभा के, वो क्या माने जाएंगे? नेता माने जाएंगे। ठीक है ना। ये मोदी जी ये लोकसभा के सदस्य हैं, तो लोकसभा के क्या माने जाएंगे? लोक सदन का नेता माने जाएंगे, लोकसभा के नेता माना जाएगा। और दूसरे सदन में वो अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है, तो दूसरे सदन का नेता होता है। ठीक है। तो अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है जो दूसरे सदन का नेता होता है। तो जो भी प्रतिनिधि नियुक्त करे दूसरे सदन में, तो वो दूसरे सदन का नेता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। विदेशों में भारतीय राष्ट्र का प्रतिनिधि कौन माना जाता है? विदेशों में भारतीय राष्ट्र का प्रतिनिधि कौन माना जाता है? तो वो पीएम माना जाता है। ठीक है ना। प्री का क्वेश्चन। अब आ जाओ, प्रधानमंत्री भारत में वास्तविक प्रमुख है, नाम मात्र का तो प्रेसिडेंट होता है, ये बता ही रखे हैं। ठीक है। अब आ जाओ मेंस में, क्या भारत का प्रधानमंत्री एक निर्वाचित तानाशाह है? तो हमने यहाँ पे दिमाग खोलने की बात बोल रहा है कि तानाशाह नहीं बताना है, ये बताना है कि देखो निर्वाचित तो होता है, लोकतंत्र में निर्वाचन बुनियादी आधार है और जनता द्वारा निर्वाचित होती है। तो संप्रभु कौन रखता है? जनता रखती है। और ये तानाशाह नहीं हो सकता है, कारण बताओगे? क्योंकि न्यायपालिका है, जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है ना। और संसदीय व्यवस्था के विपक्ष भी क्वेश्चन पूछ के, या समितियां, या बहुत सारी चीजें हैं जो उसके ऊपर क्या करते हैं? रोक लगाते हैं। स्वतंत्र प्रेस है, आलोचना होने लगेगा अगर कुछ होगा तो। ठीक है। और हर 5 बार में तो एक तो चुनाव होगा, तो फिर 5वें साल जाएंगे और उनको जवाबदेही बनाया जाएगा उस चुनाव में। तो इस आधार पे तानाशाह नहीं बन सकता, ये हम शर्त रख सकते हैं। ये हमने पहले बता रखा है। भारत में प्रधानमंत्री का पद अनेक कारकों पे निर्भर करता है। एक्सप्लेन करिए अनेक कारकों पे। तो हमने इसको डिटेल में बताया था कि लोकसभा में प्रधानमंत्री के दल की स्थिति कैसी है वो, और दल के भीतर प्रधानमंत्री की स्थिति है वो निर्भर करता है। फिर प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व कैसा है, जनता में लोकप्रियता कैसा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना। और प्रधानमंत्री का पद देखें तो सबसे शक्तिशाली है लोकतंत्र में। गठबंधन की राजनीति पे भी निर्भर करता है। अगर गठबंधन की राजनीति होती है तो उसमें प्रधानमंत्री को क्या होता है? कमजोर। तो ये भी एक क्वेश्चन मेंस में बन सकता है कि गठबंधन की राजनीति प्रधानमंत्री को कमजोर करता है, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है। तो गठबंधन का कमजोर करता है, तो इसमें गठबंधन में कमजोर करने का बताया था कि मंत्रिपरिषद में उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। क्यों? कि मंत्रिपरिषद में विभिन्न दल के घटकों को लेना पड़ता है, या जो गठबंधन होता है उस दल का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। ठीक है। मंत्रियों के बीच मंत्रालय और विभाग का बंटवारा भी गठबंधन के घटक दलों की सहमति से होता है, तो इसलिए कमजोर हो जाता है। ठीक है। मंत्रियों को पदमुक्त करने के भी घटक में हस्तक्षेप बढ़ जाता है गठबंधन की वजह से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गठबंधन के आते क्या हो जाता है? प्रधानमंत्री की स्थिति क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। ठीक है। या शक्ति कमजोर हो जाती है। तो ये बताया था। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हुआ था, तो हमने बताया था कैबिनेट मंत्री, राजमंत्री, स्वतंत्र प्रभार राजमंत्री, उप मंत्री। ठीक है। मंत्रिपरिषद। और हमने बताया था कि मंत्रिपरिषद बड़ा होता है मंत्रिमंडल से। ठीक है ना। राजमंत्री कौन होता है? तो राजमंत्री का मतलब कि ऐसा मंत्री जो मंत्रालय के एक भाग का, एक विभाग का,
एक विभाग का क्या हो, प्रमुख हो, उसको राज्य मंत्री बोला जाता है। कैबिनेट मंत्री कौन हो, तो एक मंत्रालय का क्या होता है, प्रमुख होता है। जबकि मंत्रालय के अंदर किसी विभाग का प्रमुख हो तो उसको राज्य मंत्री बोला जाता है। तो फिर स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, तो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री वो होता है। ये भी एक विभाग का क्या होता है, विभाग का प्रमुख होता है, एक विभाग का प्रमुख होता है, जैसे राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्री किसी बैठक में भाग ले सकता है मंत्रिमंडल के, लेकिन ये स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री होता है वो मंत्रिमंडल के बैठक में भाग नहीं ले सकता जब तक प्रधानमंत्री उसे निमंत्रण न दे, आमंत्रित न करे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, उप मंत्री। अब उप मंत्री की बात करें तो उप मंत्री मतलब कि किसी मंत्रालय के विभाग में कैबिनेट मंत्री और जो मंत्री होते हैं उनका सहायक होता है कौन, उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के उप सहायक कौन होते हैं, उप मंत्री। सहायक कौन होते हैं, उप मंत्री। मंत्रिमंडल हमने बताया ना कि छोटी संस्था है, किससे, और इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है, कैबिनेट। तो कैबिनेट मंत्री कौन होता है, जो मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग लेता है और मंत्रालय का क्या होता है, प्रमुख होता है। तो सरकार के नीचे मंत्रालय, मंत्रालय के नीचे क्या होता है, विभाग होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के आकार की बात करें तो हमने कहा था कि 91 में संशोधन 2003 में आकार को निश्चित कर दिया। लोकसभा में 15% हो सकता है, वैसे ही विधानसभा में भी 15% हो सकता है, लेकिन 15% में प्रधानमंत्री सहित होगा और विधानसभा में सीएम सहित होगा। ठीक है ना। न्यूनतम क्या होना चाहिए संख्या, ये निर्धारित नहीं किया गया संघ में, मतलब सेंटर में, लोकसभा में। लेकिन प्रांतीय मंत्रिपरिषद में न्यूनतम 12 मंत्री क्या किया है, निर्धारित किया गया। अधिकतम कितना, 15% सीएम सहित। तो ये ध्यान रखना, प्री में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और बहुत अच्छा हमने कहा था कि मीन्स का क्वेश्चन बन सकता है कि मंत्रिपरिषद के आकार पे भारत की दक्षता, ये कार्यशैली पे प्रभाव पड़ता है। तो मंत्रिपरिषद का आकार क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, नहीं बहुत बड़ा होना चाहिए, नहीं बहुत छोटा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। टिप्पणी कीजिए। तो क्यों होना चाहिए, आपको टिप्पणी करना चाहिए कि आकार होने का क्या लाभ, आकार अगर बड़ा होगा तो उसकी क्या नुकसान है, क्या लाभ हो सकते हैं, वैसे छोटा होगा तो क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं, और फिर हम कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है ना, हमने बता रखा पीछे कौन बनेगा मंत्री। मंत्री के बारे में बोला था कि मंत्री बनने के लिए हमने बताया था कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है ना, और मंत्री के बनने के लिए किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है, बस वो एलिजिबिलिटी हो। ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतना ही जरूरी है, बिना जीते हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बन जाना चाहिए। अगर 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य नहीं बनेगा, जिसको मंत्री बनाया जाता है, ठीक है ना, मंत्री बनाया जाता है, वो 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन जाना चाहिए, चाहे मनोनीत होके हो जाए और चाहे चुनाव जीत के हो जाए। ठीक है ना, ध्यान रखना। और मंत्री पद का पुनर्नवीकरण हो सकता है, तो सांसद बने बिना ऐसे व्यक्ति का मंत्री पद का पुनर्नवीकरण नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब ये समझो हमने ये कि अगर सांसद नहीं बना सांसद नहीं बना तो उसका मंत्री पद नहीं रहेगा, ये ध्यान रखो बस। ये हमने बता रखा है। अब देखो आर्टिकल 75(2) और 53, ठीक है ना। 75(2) क्या बोलता है कि संघ के जो मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, और राष्ट्रपति मतलब कहने का मतलब है कि संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे। सीधी सीधी बात, छोटे से लेमैन की तरह समझो कि 75(2) बोलता है कि जो व्यक्ति मंत्री बनते हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत बनते हैं, ये बनते हैं प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत। तो व्यक्तिगत रूप से 75(2) बोलता है व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं मंत्री, वो होते हैं प्रेसिडेंट की तरफ। लेकिन 75(3) ये बोलता है कि सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दोनों आर्टिकल में ध्यान रखना, व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, प्रेसिडेंट के प्रति, और सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये लोकसभा के प्रति। ठीक, अब आ जाओ भारत के अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में, 76 में। ठीक है, और
इसी को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये बार बार पूछा जाता है। कार्य क्या होता है इसका? तो सरकार का, गवर्नमेंट का पक्ष प्रस्तुत करना न्यायालय में, ठीक है, और भारत सरकार को कानूनी सलाह देना, और राष्ट्रपति कोई भी विषय सौंपे तो वो देख सकता है, ठीक है ना। कौन सा आर्टिकल? 76। वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है ना। ये अटॉर्नी जनरल एकमात्र अधिकारी है जो संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। तो ये ध्यान रखना प्री के लिए। मेंस के लिए इसका इंपॉर्टेंट है, मेंस में जो हमने बता रखा है वही सेम। अब कैग की बात करें तो कैग की बात किस में है? 148 में। कौन से? 148 में, ठीक है ना। अब आ जाओ कि कैग अधिनियम 1971 में क्या योग्यता होनी चाहिए ये बताया है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकविद का विशेषज्ञ होना चाहिए, या लोक लेखा विशेषज्ञ होना चाहिए, या न्यूनतम 10 वर्षों तक लोकाधिकारी रह चुका हो, ठीक है। कार्यकाल क्या है? 6 से 65 में, इसमें से जो भी पहले आ जाए वो रिटायर हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि 6 वर्ष का कार्यकाल बोला है, और वो अभी क्या है, 64 साल का है जो नियुक्त हुआ, तो 65 साल का जैसे ही हुआ तो भी उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 6 वर्ष होगा, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो भी पहले आ जाए, ठीक। पद मुक्ति कैसे होते हैं कैग की? तो ध्यान रखना, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की हटाने की विधि होती है वैसे। वेतन क्या होता है? तो वेतन हमेशा कैग का संचित निधि से दिया जाता है। किसे दिया जाता है? संचित निधि से। सत्या क्या है? ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और कैग कितने प्रकार के परीक्षण, लेखा परीक्षण करता है? तो वैधानिक और निष्पादन लेखा परीक्षण, ठीक है। अब आ जाओ वैधानिक लेखा परीक्षण में क्या होता है? तो ये ध्यान रखना, वैधानिक लेखा परीक्षण वो होता है जिस उद्देश्य से सरकारी धन जारी किया गया था उसी उद्देश्य पे खर्च हुआ है कि नहीं ये देखता है। निष्पादन लेखा परीक्षण में क्या होता है कि ऐसा तो नहीं कि धन की बर्बादी हो रही है, तो वो निष्पादन होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। कैग की रिपोर्ट की बात है तो कैग की रिपोर्ट कौन, किसके पास कैग रिपोर्ट सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसको? संसद को। और संसद किसको? तो लोक लेखा समिति। तो कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करते हैं? लोक लेखा समिति। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 7 राज्यसभा के से होते हैं और 15 लोकसभा के होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और ये बताओ कैग भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने में सहायक होता है कि नहीं? अगर होता है तो किन किन आधार पे होता है? ये मीन्स में भी पूछा जा सकता है, प्री में भी पूछा जा सकता है। सोच के बताना कमेंट, हमने पहले बता रखा है डिटेल में। पॉल एलवी ने क्या क्या आलोचनाएं की ये सारे बता दिया, डिस्कशन कर लिया मेंस में, ठीक है। तो कैग की आलोचना सहित व्याख्या करना हो तो आलोचना करना होगा, पॉल एलवी का भी नाम रखना ही होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या हुआ, आज का रिवीजन हुआ, प्री फोकस रहा। मेंस के कुछ वैसे ही क्वेश्चन है जो पहले ही हम डिटेल में बता रखे हैं, कोई इससे उत्तर नहीं आएगा, क्वेश्चन घूम के इसी फॉर्डर पे आएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं हमारे पेड बैच को तो आप हमें 9044636324 पे कॉल कर सकते हैं। और अगर यही सेम मटेरियल लेना है, सेल्फ स्टडी करना है, तो आप हमें कॉल करके आप ये मटेरियल मंगा सकते हैं पेमेंट करके। चलिए, थैंक यू सो मच।